तो दोस्तों अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, जिसे हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। हम इसे क्यों वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं, सबसे पहले उस चीज को जान लेते हैं। देखिए, इससे पहले वाला हमारा टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था वह वर्तमान कश्मीर से लगाकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, और पश्चिम में सूतका गंडोर जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत, वहां से लगाकर यह फैला हुआ था आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश तक। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव यह था, इस जगह पर था मुख्य तौर पे। अब बात करते हैं आर्य सभ्यता की। ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है, वैदिक आर्य, वह विदेशी थे, वह बाहर से आए थे। इतिहासकारों को मानना है कि वैदिक आर्य विदेशी थे, बाहर से आए थे, ठंडे प्रदेशों में आए थे। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र आया है कि विदेशी थे आर्य। तो वे भारत पे आए और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को हिंदुस्तान से खदेड़ कर दक्षिण भारत में धकेल दिया। जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे वह इस इलाके में रहते थे, वह अब दक्षिण में रहने लगे। अब उन्हें द्राविड़ प्रदेश के निवासी कहा जाता है। ठीक है। वैदिक आर्यों का मूल निवास जो था उसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग धारणा है, लेकिन एक मुख्य धारणा है मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर कहते हैं कि वैदिक आर्य मध्य एशिया से थे। सवाल बनाया जा सकता है, मैक्स मूलर ने इन्हें मध्य एशिया के निवासी बताया है। ठीक है। और आकर ये सबसे पहले इस वाले इलाके में रहने लगे, क्योंकि ऋग्वेद में एक शब्द का जिक्र है कि वैदिक आर्यों का प्राथमिक स्थान या प्रारंभिक स्थान जो था वह था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, जिसे 7 सिंधुओं का यानी 7 नदियों का प्रदेश कहा जाता है, वहां पर आकर बसे थे। और ये 7 नदियां कौन कौन सी थी, ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है। एक नदी थी सिंधु, जिसे ऋग्वेद में सिंधु नदी ही कहा जाता है। एक नदी थी सरस्वती नदी, जिसे ऋग्वेद में कुछ देर पहले भी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, द्वस्द्वती कहा जाता है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को। एक नदी थी सतलुज, जिसे ऋग्वेद में सतुद्री नदी कहा जाता है। एक नदी थी व्यास, जिसे ऋग्वेद में विपासा कहा जाता है। एक नदी थी रावी, जिसे ऋग्वेद में पुरुषनी कहा गया है। एक थी वितस्ता, जिसे ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है और हिंदी में झेलम कहते हैं। और एक थी चिनाब, जिसे ऋग्वेद में अस्किनी कहा गया है। देखिए दोस्तों, सवाल बनाया जा सकता है और कई बार बनाए भी जा चुके हैं। एक और आपको नदी देंगे, दूसरी और उसका ऋग्वैदिक नाम देंगे, आपको आपस में मिलाना होगा। और मुझे पूरा यकीन है ये नीचे वाले 4 नाम ये अक्सर देते हैं। एक और नदी, दूसरी और ऋग्वैदिक, उसका नाम आपको आपस में मिलाना होगा। यानी यूं समझिए कि वैदिक आर्य भारत आए और भारत आकर सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 सिंधु यानी 7 नदियों के प्रदेश में बसे। और उन 7 नदियों में ये थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। ये 7 नदियां थी, यहां पर बसे। तो अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र है, तो आप उत्तर दोगे सिंधु नदी।
तो इन 7 नदियों के प्रदेश में आकर वैदिक आर्य सबसे पहले बसे थे, और इन 7 नदियों का नाम आपको एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए, वैदिक आर्य इन 7 सिंधु प्रदेश में आकर सबसे पहले बसे और फिर पूरे उत्तर भारत में फैले। हिंदू कुश पर्वतमाला जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, वहां से लगाकर पूरे उत्तर भारत में वैदिक आर्य फैले। इसे कहते हैं आर्यावर्त। ये वाला जो इलाका है वो आर्यावर्त कहलाता है। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत का नाम था जम्बू द्वीप। बहुत सारे लोग अक्सर गलती कर देते हैं, कभी कभार छोटे लेवल का कोई आसानी से सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो लोग गलती से गलती बता देते हैं और कर देते हैं आर्यावर्त बता देते हैं। आर्य तो बाद में आए, उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हिंदुस्तान में निवास करते थे। उस समय हिंदुस्तान का नाम था जम्बू द्वीप। तो ये जम्बू द्वीप पूरा कहलाता था, ठीक है, लेकिन ये वाला प्रदेश आर्यावर्त कहलाता था। बोलिए, आप मैप को देखिए जरा, इसका थोड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा भी देखिए। यहां के निवासी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के निवासी सम्मिलित हैं, यहां के लोगों का रंग रूप भाषा देखिए, और दक्षिण भारत के निवासियों का देखिए। यहां के लोगों का रंग रूप न तो यहां के लोगों से मैच करता है, न यहां के लोगों से मैच करता है, न ही पूर्वोत्तर राज्यों से मैच करता है, न दक्षिण भारत से मैच करता है। तो यह है आर्यावर्त। गोरे, आर्य शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। जो गोरे हैं, श्रेष्ठ हैं, वो आर्य हैं, ठीक है। तो यह उत्तर भारत आर्यावर्त कहलाता था। यहां पर आर्य आकर फैले, और आर्यों का जो मुख्य जो ग्रंथ थे उन्हें कहते हैं वेद। इसलिए इसका दूसरा नाम वैदिक सभ्यता भी है, यानी वेदों की सभ्यता अर्थात वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आर्य सभ्यता को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक पूर्व वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। वैदिक सभ्यता का जो समय बताया है, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है विंटरनित्ज। विंटरनित्ज ने आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम बताया है, समय बताया है, वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। और पूर्व वैदिक सभ्यता का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, और उत्तर वैदिक सभ्यता का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। पूर्व वैदिक सभ्यता का एकमात्र ग्रंथ है, एकमात्र प्रमाण है, एकमात्र स्रोत है, और वो है ऋग्वेद। इसलिए पूर्व वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम ऋग्वैदिक सभ्यता भी है। प्री वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम ऋग्वैदिक सभ्यता भी है, क्योंकि इसका एकमात्र प्रमाण है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक सभ्यता के जो प्रमाण हैं, जिन्हें हम संहिता ग्रंथ भी कहते हैं, जिन्हें हम त्रिवेद भी कहते हैं, और ये 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा इसके प्रमाण है ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अलावा इसके प्रमाण है आरण्यक। इसके अलावा उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमाण हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। देखिए, 2015
लेखपाल भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि कौन से वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में। तो ध्यान दीजिए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमाण हैं और ऋग्वेद एकमात्र जो है वह पूर्व वैदिक सभ्यता का प्रमाण है। ठीक है, देखिए वेद जो है विद धातु से बने हैं, अर्थात जानना। जो ईश्वरीय वाक्य है, पर ब्रह्म के जो वाक्य हैं उसे कहा गया वेद। यानी परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म ने जो ब्रह्म ऋषियों को दिव्य ज्ञान दिया वह वेद कहलाया। ठीक है, और उसी वेदों को ब्राह्मणों ने, ब्रह्म ऋषियों ने लिपिबद्ध किया अर्थात लिखा, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। यानी वेदों की बातें किसमें समाहित हैं? ब्राह्मण ग्रंथों में है। और आरण्यक शब्द से ही पता चल जाता है, अरण्य यानी जंगल में। जंगल में ब्रह्म ऋषियों द्वारा जो दिया गया शिष्यों को दिव्य ज्ञान था उसे वो कहलाया आरण्यक। उपनिषद, उपनिषद शब्द का अर्थ समझिए, उप यानी आओ, नी यानी मेरे निकट, और शद यानी बैठो। यानी गुरु के चरणों में शिष्यों द्वारा जो बैठकर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया गया उसे उपनिषद कहा गया। वही वेदों का सार अर्थात वेदांत कहलाता है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने कहा कि ऋग्वेद पर ब्रह्म के वाक्य है, जो ब्रह्म ऋषियों ने लिपिबद्ध किए वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। तो हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। उसके बाद में सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशीतकी ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशीतकी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। यही सवाल पूछा गया था, नए पैटर्न के अनुसार मिलान कीजिए, 2015 लेखपाल भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो अभी अभी मैंने कहा वेद ब्रह्म वाक्य हैं और पर ब्रह्म ने जो बातें ब्रह्म ऋषियों को कही और उन ब्रह्म ऋषियों ने उन बातों को लिपिबद्ध किया यानी लिखा, वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ठीक है, दोस्तों हम अक्सर एक गलती से हमेशा गलती करते हैं, हम पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता को एक मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रात दिन का अंतर है। जैसे कि पूर्व वैदिक सभ्यता में मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं, अगर मैं आपको कहूं कि वर्ण कितने थे, तो नो डाउट सब कहेंगे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नहीं, वर्ण का अर्थ होता है रंग, और रंग 2 ही थे, गोरे और काले। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत कुछ अंतर है पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में। जैसे कि आपको छोटा सा अगर राजनीतिक अंतर भी बताऊं तो पूर्व वैदिक सभ्यता में राजा को क्या कहा जाता था? राजन। राजन, राजन आइए, पधारिए, विराजिए, आपने सीरियलों में देखा ही होगा। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में राजा के लिए सम्राट, विराट, एकराट, महाराजाधिराज जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। यानी इससे भी पता चलता है कि पूर्व वैदिक सभ्यता में राजतंत्र जो है वह एक तरह से
भले ही राजतंत्र दिखता था लेकिन वो प्रजातंत्र की तरह होता था। आप सोचिए ना, राजा को क्या बोला जाता था? राजन, कितना प्यार से, यानी जनता का वो पालक होता था, प्रजा पालक होता था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में नाम में भी घमंड, सम्राट, विराट, एकराट। तो कहीं ना कहीं आपको यह पता चल चुका होगा कि उत्तर वैदिक काल में एक निरंकुश राजतंत्र था और पूर्व वैदिक काल में एक तरह से गणतंत्र प्रणाली थी या लोकतंत्र प्रणाली थी। बहुत कुछ फर्क है, सामाजिक जीवन से भी देखें या आर्थिक जीवन से भी देखें या धार्मिक जीवन से भी देखें, तो दोनों ही कालों में रात दिन का अंतर है और इसी से रिलेटेड आपको कभी भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ में, मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज थी। सबसे पहला यहां का राजनीति देखते हैं। वैदिक सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन की अगर मैं चर्चा करूं तो समाज या व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था 4 भागों में विभक्त थी। सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो होती थी कुल। कुल यानी एक तरह का परिवार होता था और परिवार का मुखिया होता था कुलप। परिवार का मुखिया होता था कुलप, ठीक है। उसके अधिकार सर्वाधिक थे पूर्व वैदिक सभ्यता में। उसके आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। कहते हैं कि परिवार का मुखिया जो पुरुष होता था, यानी एक तरह से यहां का समाज कैसा था? पुरुष प्रधान समाज था और सिंधु घाटी सभ्यता नारी प्रधान समाज था, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। तो अगर देखा जाए तो परिवार का मुखिया पुरुष होता था जो कुल का मुखिया कहलाता था। उसके परिवार के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता था। कहते हैं कि परिवार का मुखिया अगर अपनी संतान को बेच भी ले तो राजा उसके परिवार के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उससे बड़ी इकाई होती थी ग्राम। ग्राम का मुखिया होता था ग्रामणी। उससे बड़ी इकाई होती थी विश। विश का मुखिया होता था विशपति। और उससे बड़ी इकाई होती थी जन। जन जिसे कबीला भी कहते हैं। पूर्व वैदिक सभ्यता में कबीलाई व्यवस्था थी, वैसे भी वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और वहीं सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो दोनों में ही रात दिन का अंतर है। और जन का मुखिया कहलाता था राजन, यानी जनता पर शासन करने वाला नहीं, जनता का रक्षक, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल में अगर व्यवस्था देखी जाए तो सबसे ज्यादा अधिकार परिवार के मुखिया के पास में होते थे। यानी पूर्व वैदिक काल में सत्ता का जो हस्तांतरण है यानी ताकत है वो इस तरह से थी। सबसे ज्यादा कुलप के पास ताकत, उसके बाद ग्रामणी के पास, उसके बाद में विशपति के पास, उसके बाद में राजन के पास में। राजन का काम था सिर्फ जनता की रक्षा करना या कबीले की रक्षा करना। वहीं उत्तर वैदिक काल में ठीक उल्टा हो गया। सबसे ज्यादा अधिकार राजन के पास, उसके बाद विशपति के पास, उसके बाद ग्रामणी के पास, उसके बाद में कुलप के पास में। जैसे कि आप देखिए ना, रामायण और महाभारत में भी कितना अंतर है। आपको पता होगा कि रामायण काल के अंदर भगवान राम की पत्नी सीता मैया पर आम नागरिकों ने आरोप लगा लिया कि वो रावण के घर पे रह के आई है। भगवान राम ने क्या किया? सीता को वनवास दे दिया। वहीं महाभारत काल में आप एक भी ऐसा उदाहरण बता दो, मान जाएंगे। कोई राजा की बीवी पर लांछन लगा के दिखा दे, मुंडी तोड़ दे उसकी, वो राजा है, सम्राट है। इतना फर्क आ गया था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कालक्रमों में अंतर है। तो इस तरह से थोड़ी सी राजनीतिक व्यवस्था मैंने बताई, तो आपको यह मिलान करने से रिलेटेड सवाल दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो वैदिक सभ्यता में तीन तरह की संस्थाएं काम करती थी और वो 3 तरह की संस्थाएं थी जिनका नाम था सभा, समिति, सभा,
समिति और विदथ, ये तीन संस्थाएं थी। सभा होती थी जिसमें विशेष जनों की संस्था होती थी, राजा के द्वारा चुने गए विशेष जन, और समिति होती थी वह आम जनता की संस्था होती थी, और विदत होती थी राजा की सलाहकारी संस्था, राजा को सलाह देने वाली। कई बार यहां से सवाल उठाए गए हैं, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। सभा जिसमें विशेष जन जो योग्यताधारी होते थे उनकी संस्था होती थी, और समिति में आम जनता के प्रतिनिधि होते थे, और विदत में राजा को सलाह देने वाले मंत्रिमंडल के लोग होते थे। कभी भी कोई भी निर्णय दोनों की सहमति से ही लिया जाता था। यानी पूर्व वैदिक काल में आप देखिए व्यवस्था कितनी अच्छी थी, दोनों की सहमति के बिना निर्णय नहीं होता था, जैसे कि आज भारत के संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र में होता है। यूं समझ लीजिए ये उस समय की राज्यसभा थी और ये उस समय की लोकसभा थी, और दोनों में अगर सहमति नहीं हो तो समिति का अध्यक्ष जो ईशान होता था वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता था, जैसे आज लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता में निरंकुश राजतंत्र नहीं था, उत्तर वैदिक सभ्यता में जरूर निरंकुश राजतंत्र आया। अगर बात करें वैदिक सभ्यता के समाज को लेकर, तो अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि यहां का समाज पुरुष प्रधान समाज था, परिवार का मुखिया पुरुष ही होता था, वह अपनी संतान को बेच भी सकता था, उसके अधिकार असीमित थे। इसके अलावा अगर स्त्रियों की बात करूं तो स्त्रियों की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी दोनों ही कालों के अंदर, ना तो पूर्व वैदिक काल में अच्छी थी ना उत्तर वैदिक काल में अच्छी थी। पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये दोनों ही अधिकार नहीं थे। फिर भी आपने सुना होगा कि कुछ विदुषियां भी मिली हैं। अब वो विदुषियां जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, जो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विदुषियां थी, वो कौन हैं? क्योंकि आप देखिए ना, स्त्रियों को संपत्ति और शिक्षा का अधिकार नहीं था। सवाल बन सकता है, ऋग्वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक दोनों ही कालों में स्त्रियों को संपत्ति और शिक्षा का अधिकार नहीं था। उसके बावजूद भी हम पढ़ते हैं अक्सर विरोधाभास के तौर पर कि वैदिक काल में विदुषियां भी थी। तो वे विदुषियां जो थी वो ब्रह्म ऋषियों की पत्नियां थी, तो वो आश्रम में रहते रहते वैसे ही सीख जाती थी। जैसे कि पूर्व वैदिक काल की अगर मैं विदुषियां की बात करूं तो पूर्व वैदिक काल विदुषियों में अपाला थी, सवाल बनाया जाता है कई बार, घोषा थी, सिस्ता थी, विश्वरा थी, लोपामुद्रा थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में विदुषियों की अगर बात करूं तो वह थी गार्गी, मैत्रायणी। कई बार सवाल पूछे जाते हैं, गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। आप सोचिए कि वैदिक काल में जिस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसके बावजूद भी पढ़ी लिखी औरतें थी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं औरतों के जीवन से जुड़ी हुई। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ और मुद्दों की। यहां के वर्ण को देखते हैं। वर्ण व्यवस्था देखिए, अगर मैं वर्ण की बात करूं तो पूर्व वैदिक काल में मैंने जैसा बताया दो ही वर्ण थे, एक गौर वर्ण यानी गोरे और एक श्याम वर्ण यानी काले। गौर वर्ण यानी गोरे और श्याम वर्ण यानी काले। गोरों को कहा जाता था आर्य, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और श्याम वर्ण को कहा जाता था अनार्य, अनार्य यानी म्लेच्छ, म्लेच्छ अर्थात नीच। गौर वर्ण में यानी गोरों में तीन कैटेगरियां थी।
ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। ब्रह्म यानी दान देने वाले, भिक्षा देने वाले, शिक्षा देने वाले, क्षत्र यानी शस्त्र धारण करके रक्षा करने वाले, और विश्व यानी आम जन, यानी सामान्य जन, व्यापार करने वाले। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरियां थी, विश्व में भी। और श्याम वर्ण में आते थे दास। तो आप देखिए पूर्व वैदिक काल में दो ही वर्ण थे, गोरे और काले, जो रंग के आधार पर थे। वर्ण का अर्थ होता था रंग। वहीं उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जो है वह एक तरह से परमानेंट बन गई और इस तरह से डिवाइड हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में शूद्र शब्द का इस्तेमाल है तो नहीं है, दास शब्द का उल्लेख है। ठीक है, शूद्र शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में नहीं हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक सभ्यता में या पूर्व वैदिक सभ्यता में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था का आधार, वर्ण का आधार कर्म था। जैसा काम करेगा उस जैसा वर्ण का माना जाएगा। वहीं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार था जन्म, यानी जिस घर में जन्मा है उस वर्ण का माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चार वर्ण डिवाइड हुए थे। और इन तीन वर्णों को, स्पेशली इन तीन वर्णों को, ब्रह्म, क्षत्र और विश्व को द्विज कहा जाता था। द्विज अर्थात दोबारा जन्म लेने वाले। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, दोबारा जन्म लेने वाले। और द्विज का मूलतः अर्थ होता है जनेऊ धारण करके गुरुकुल जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाले। अब जनेऊ धारण करके उपनयन संस्कार के बाद में अगर वो गुरुकुल जाएगा और शिक्षा प्राप्त करेगा तो अच्छे कर्म करेगा, और अच्छे कर्म करेगा तो दोबारा जन्म लेगा। तो सीधी सी बात है, इससे भी पता चलता है कि इन तीनों को ही शिक्षा का अधिकार था, यानी दासों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो दोनों ही कालों में, यानी ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक दोनों ही कालों में शिक्षा का अधिकार न तो दासों को था न स्त्रियों को था। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ और मुद्दों पर। देखिए वैदिक काल में अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, जो मैं चीजें ले रहा हूं वो आसानी से आपको पुस्तकों में नहीं मिलने वाली है। वैदिक काल का अर्थ लोग सीधा सा ये लगा लेते हैं, वही चार आश्रम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 16 संस्कार हर पुस्तकों में मिल जाते हैं, आपको भी याद है। लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड को भी पता है कि आपको सिर्फ यही याद है, इसलिए ऐसे ऐसे शब्दों को उठा के वो पूछते रहते हैं। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं तो यहां पर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था, यानी विनिमय का जो साधन था, यानी लेन देन का जो साधन था, वह दो प्रकार से था। एक तो वस्तु विनिमय और एक था मौद्रिक विनिमय। कॉमर्स फील्ड वालों के लिए बहुत जरूरी है। वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी, यह शुरू से चलता था। जैसे कि किसी को 1 बोरी अनाज चाहिए तो 1 बोरी शक्कर दे दी, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, तो सबसे पहले वैदिक काल में वस्तु विनिमय का साधन हुआ गाय। इसलिए आपको भी पता होगा, सीरियलों में भी आपने देखा होगा, गाय को एक धन माना गया है। जिसके पास में सबसे ज्यादा गाय होती थी वो धनवान माना जाता था। गाय के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अधन्या, यानी न मारने योग्य। जैसे कि किसी को 1 बोरी अनाज चाहिए तो 1 गाय दे दो, 2 बोरी अनाज चाहिए तो 2 गाय दे दो।
समस्या कहां आती थी कि किसी को आधा बोरी अनाज चाहिए तो क्या बछड़ा या गाय काट के? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में मुद्रा की जरूरत पड़ती है, और मुद्रा के लिए जो सबसे पहले चीज इस्तेमाल हुई वह थी निष्क। निष्क होता था गले का हार। आपने सीरियलों में देखा होगा, राजा महाराजा वैसे ऊपर से नीचे से धोती पहनते थे, ऊपर एक सिर्फ गमछा होता था और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, स्पेशली मालाएं पहनते थे। और सीरियलों में देखा होगा, राजा के सामने एक दासी आती है और कहती है कि महाराजा महाराजा बधाई हो, आपके पुत्र हुआ है। तो राजा भी गले का वो हार निकाल के दासी की ओर फेंक देता है, ले भाई तू भी पहन, ठीक है। तो वो एक तरह से मुद्रा थी। तो ये भारत की सबसे पहली मुद्रा है। उसके बाद में मुद्रा में और भी चेंजेस आते रहे, जैसे कि कारशापण मुद्रा आई, जो मौर्य काल में सोने के सिक्के थे कारशापण मुद्रा। उससे पहले ये कर्ष के बीज यानी चिरमी के बीज थे। खैर उसमें हम बाद में जाएंगे जब टॉपिक आगे चलेगा, जू करके। अब बात करते हैं कुछ और पहलुओं की। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थोड़ी सी बात हमने कर ली। अब यहां के खान पान के बारे में बात करते हैं। वैदिक आर्य क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे और क्या क्या पहनते थे। खान पान में ये दोनों तरह के खाते पीते थे। शाकाहार भी था इनका और मांसाहार भी था। ऐसा नहीं है कि वैदिक आर्य मांस नहीं खाते थे, ठीक है। जहां तक सबसे पहले पीने की बात कर लेते हैं, इनका जो मुख्य पेय पदार्थ था वह था सोम रस। सोम रस ओरिजिनल शराब, अंगूर की शराब, देखा ही होगा सीरियलों में, वो ग्लास लेके बैठे रहते थे, ठीक है। तो सोम रस इनका मुख्य पेय पदार्थ था। इसके अलावा इनका मुख्य पेय पदार्थ था शरबत, शरबत भी पीते थे। इसके अलावा एक जो पेय पदार्थ जो अक्सर लोग सोचते हैं कि वो भी था, तो वो नहीं था, वह काफी निंदनीय माना जाता था। हालांकि पीते थे लेकिन निचले वर्ग वाले लोग पीते थे, वो थी सुरा। सुरा यानी देशी शराब। देशी शराब जो थी यानी शुरा थी, वो निंदनीय मानी जाती थी। यानी पी सकते हैं लेकिन लोग अच्छा नहीं कहेंगे। और सोमरस प्रशंसनीय मानी जाती थी, यानी वीआईपी लोग ही पी सकते थे। यानी कुल मिला के शराब पीने का बहाना चाहिए वैदिक आर्यों को। खैर जो भी हो, ये उनके मुख्य पेय पदार्थ थे। अब मांसाहार की बात करें तो मांसाहार में ये स्पेशली भेड़ और बकरी का मांस खाते थे, और वो भी हमेशा नहीं, अतिथि के आगमन पर। जब घर में कोई मेहमान टपक जाए अकस्मात से, तभी ही भेड़ बकरी बनाया जाता था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाय भी खाते थे वैदिक आर्य, ऐसा नहीं है। गाय के बारे में कुछ देर पहले मैंने क्या कहा, न मारने योग्य, अधन्या। तो इसका मतलब यह भी नहीं हो जाता है कि आर्यों का जो मुख्य पशु था वह गाय हो गया। आर्यों का वैसे प्रिय पशु था, वह था घोड़ा। घोड़ा इनका प्रिय पशु था, गाय तो एक धन था। अब शाकाहार की बात करें तो शाकाहार में ये बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते थे, जैसे कि अपूपम धृतवंतम, शब्द को समझिए। ऐसे सवाल आपके सामने टिका दिए जाए कि अपूपम धृतवंतम क्या है। देखिए अर्थ नहीं पूछेंगे, सीधा सा पूछेंगे अपूपम धृतवंतम क्या है। तो आपसे यह पूछा जाएगा खान पान या वैदिक मंत्र, क्योंकि शब्द भी ऐसा ही लगता है ना, एक जैसे कि मंत्र हो या वैदिक संगीत, क्योंकि साउंड भी ऐसा ही निकलता है। तो इस तरह से वो फंसाते हैं, सीधा सा सवाल देते हैं। अपूपम धृतवंतम शब्द से ही पता चलता है। अपूपम यानी पकाया हुआ, धृत यानी घी से, वंतम यानी गोल गोल, यानी घी से पकाए हुए गोल गोल क्या होते हैं, मालपुए। इनके फेवरेट थे मालपुए, ये बहुत खाते थे। मीठा बहुत खाते थे वैदिक आर्य, जैसे कि यूपी बिहार में मीठा खाने की बहुत ज्यादा परंपरा है वैसे ही। इसके अलावा यवामू,
यवामु होता था एक तरह का यव, यव यानी जौ, और यव का यानी जौ का दलिया। आपको सीधा सीधा अर्थ कभी नहीं पूछेंगे ये लोग, लेकिन आपको इनडायरेक्टली उसका पता होना चाहिए। करंभू, करंभू एक तरह का सूप होता था, सत्तू होता था। इसके अलावा मधु, जिसे आप शहद कहते हैं। हर चीज में दही का इस्तेमाल करते थे, दही के साथ। जैसे यूपी बिहार में काफी दही का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वैसे ही नमक का इस्तेमाल नहीं होता था, नमक नहीं खाते थे, ध्यान रखना। तो ये कुछ खान पान से संबंधित चीजें थी वैदिक आर्यों की, जरा इस पे भी ध्यान दीजिएगा, जो पुस्तकों में और गाइड बुकों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली है आपको, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड को भी पता है कि उन्हें कहां फंसाना है। ठीक है, तो थोड़ा इस पे भी गौर कीजिएगा। देखिए, आश्रम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारी चीजें तो आप जानते ही हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। 4 आश्रम थे वैदिक काल में। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा था संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम उपनयन संस्कार से वैसे प्रारंभ होता है, लेकिन कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है 0 से 25 वर्ष तक। ठीक है, हालांकि 0 से 25 वर्ष सही बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई पोलियो की दवा नहीं पिला रहे हो, आश्रम में बांट रहे हो, बच्चा जन्म लिया और सीधा आश्रम में पहुंच गया, ऐसा संभव नहीं है। तो उपनयन संस्कार की जो उम्र होती है वहां से लगाकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, और मेरे विचार में, और 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, और 50 वर्ष से लगाकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से लगाकर पुस्तकों में लिखा हुआ है 100 तक, जो मैं नहीं मानता। 100 से भी ज्यादा इंसान जीता है, 100 से कम भी जीता है, तो मृत्यु पर्यंत तक कहना ठीक रहेगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई आदमी 99 में बोल्ड हो गया और फिर कहेंगे तेरे तो आश्रम खत्म, एक आश्रम अभी तक खत्म नहीं हुआ, तू 1 साल और जी, ऐसा तो संभव नहीं है। या कोई 102 साल जी गया तो उसको ये कहेंगे भाई 100 साल कंप्लीट हो गए, तेरा आश्रम खत्म, तू मर, ऐसा तो संभव नहीं है। तो मृत्यु पर्यंत तक कहना थोड़ा ठीक रहता है। यह संन्यास आश्रम बाद में जोड़ा गया था, ध्यान रखना। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में 3 ही आश्रम थे। अगर आपको पूछा जाए कि आश्रम कितने थे तो आप उत्तर दोगे 4। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल में कितने आश्रम थे तो आपका उत्तर होगा 3। यहां पर भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपके 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, नाम सुने होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुबह का समय धर्म के सेवन का, दिन का समय अर्थ के सेवन का, और रात्रि का समय संतान प्राप्ति के लिए यानी काम सेवन का। और अब मोक्ष का तो समय बचा ही नहीं, 24 घंटे कंप्लीट हो गए। तो मतलब ये तीनों अगर आश्रम आप पुरुषार्थ सही करोगे तो मोक्ष मिलेगा, ये लास्ट में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 3 ऋण बताए गए हैं। ब्रह्म ऋण यानी ब्राह्मणों को दान देना, दूसरा देव ऋण यानी देवताओं को स्तुति करना, और पितृ ऋण यानी संतान प्राप्ति करना, तभी आप मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, ठीक है। 5 महायज्ञ बताए गए हैं जो हर किसी को, सभी वर्णों को करने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ यानी ब्राह्मणों को दान देना, दूसरा है देव यज्ञ यानी देवताओं की स्तुति करना, तीसरा है पितृ यज्ञ यानी पितरों के पीछे श्राद्ध करना, और चौथा है नृ यज्ञ यानी घर में आए अतिथि को भोजन करवाना, और 5वां है भूत या बलि यज्ञ। भूतों की बलि नहीं देनी है, यहां पर जो चींटियां हैं,
कीड़े मकोड़े हैं, गाय हैं, कुत्ता है, उनको रोटी देना, खाना देना, उनको दाने देना, यह यज्ञ बताए गए। ये यज्ञ जो करता है वह इहलोक छोड़ के परलोक जाने का अधिकारी होता है, ऐसा वैदिक सभ्यता में बताया गया है। तो मैंने पूरी बारीकी के साथ में जो सब पढ़ते हैं उन चीजों को तो थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट में निपटाया है, क्योंकि ये सबको पता है, यहां से कोई सवाल विशेष आने वाला नहीं है, और अगर आ भी गया तो आपको पता है ऑलरेडी, और नहीं पता तो आसानी से पुस्तकों में भी मिल जाता है। इसलिए एग्जामिनेशन बोर्ड यहां से पूछने वाला नहीं है, और पूछ भी लिया गया तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त होता है वो टॉपिक मैंने काफी बारीकी से लिया है। फिलहाल वैदिक सभ्यता को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अगले हमारे वीडियो में हमारा टॉपिक जो होगा वो उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी नेक्स्ट टॉपिक में दूंगा। तो फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय।